चलो थोड़ा सा पीछे का जरा सा रिवाइज कर लेते हैं। आरएलसी सर्किट के लिए इम्पीडेंस हमने फाइंड किया स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, अगर एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है, अगर इंडक्टिव सर्किट है तो, और अगर कैपेसिटिव सर्किट है तो एक्सी माइनस एक्सएल हो जाएगा। ठीक है। एट अच्छा जेड को हमने थोड़ा सा एक्सपेंड किया था, आर स्क्वायर एक्सएल होता है 2 पाई एफ एल, एक्सी है 2 पाई एफ, सॉरी 1/2 पाई एफ सी होल स्क्वायर। और यहां से ये रिजल्ट फाइंड हुआ था, क्या रिजल्ट फाइंड हुआ था कि एट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स 0 हर्ट्ज z इक्वल्स इंफिनिटी। बल्कि इसको भी हम थोड़ा सा गलत लिख रहे हैं अभी, एज फ्रीक्वेंसी टेंड्स टू 0, एज फ्रीक्वेंसी टेंड्स टू 0 हर्ट्ज impedance tends to infinity ohm, correct? And if frequency tends to infinity hertz, then z again tends to infinity ohm. ठीक है। रीजन क्या? कि रीजन इसलिए कि जब फ्रीक्वेंसी 0 है तो ये पूरा फैक्टर 0 बन गया और ये इन्फिनिटी हो गया, और जब इन्फिनिटी है तो 2 पाई एफ एल इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/2 पाई एफ सी 0 हो जाएगा। तो इन्फिनिटी फ्रीक्वेंसी 0 होने पर भी z इन्फिनिटी, फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी होने पर भी z इन्फिनिटी। मतलब बढ़ रहा है फिर बढ़ रहा है। जरा देखें तो सही इसको, कैसे इसका घटना बढ़ रहा है, कैसे इसका घटना बढ़ रहा है। फ्रीक्वेंसी के साथ साथ हम एक्सएल और एक्ससी के ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, एक्सएल और एक्ससी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ये बनाया फ्रीक्वेंसी, ओके, और यहां एक्सएल एंड एक्ससी वाई एक्सिस पर। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एक्सएल के फॉर्मूले में एक्सएल इक्वल 2 पाई एफ एल, एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट की जो भी फ्रीक्वेंसी है। तो इसलिए क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और हम लिखेंगे क्या, एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, राइट। लेकिन एक्सी देखें तो एक्सी इक्वल्स 1/2 पाई एफ सी, एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे एक्सी घटता चला जाएगा। तो जब फ्रीक्वेंसी अगर बिल्कुल 0 हो जाए तो 1/2 पाई एफ सी की पूरी की वैल्यू होगी इन्फिनिटी, और जब फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी हो जाए तो 1/2 पाई एफ सी की वैल्यू हो जाएगी 0। तो जीरो फ्रीक्वेंसी पर एक्स सी है इन्फिनिटी, जीरो फ्रीक्वेंसी पर है यहाँ, जीरो फ्रीक्वेंसी पर एक्स सी है इन्फिनिटी, और फिर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिक्रीज होती चली आ रही है। ये एक्स सी का ग्राफ बन गया, एक्स सी विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो अब यहां अगर हम देखें ध्यान से तो ये फ्रीक्वेंसी जीरो फ्रीक्वेंसी पर एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 और कैपेसिटिव रिएक्टेंस वेरी लार्ज। अब जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी पर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज हो रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आ गई, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर क्या बनी बात कि इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ते बढ़ते और कैपेसिटिव रिएक्टेंस घटते घटते दोनों इक्वल हो गए। दोनों के बीच का डिफरेंस
जीरो आ गया, दोनों के बीच का डिफरेंस खत्म हो गया। यहां देखिए फ्रीक्वेंसी जीरो पर अगर मैं इन दोनों के बीच, देखो ये एक्सएल की वैल्यू और इसी इसी फ्रीक्वेंसी पर मैं एक्ससी अगर रीड करूं तो यहां बनेगा, दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत बड़ा। फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ाई, एक्सएल बढ़ गया, लेकिन एक्ससी घट गया, तो दोनों के बीच का डिफरेंस और कम। फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, डिफरेंस और कम, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, डिफरेंस और कम। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ आर, इस एफ आर पर पहुंचते पहुंचते दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। जब दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, किस पर? एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एफ आर, जिसे क्या कहा था? कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। एक्सएल बढ़ते बढ़ते और एक्ससी घटते घटते दोनों आपस में इक्वल हो गए। जब दोनों आपस में इक्वल हो गए तो फिर उसके बाद Z क्या रहा? Z आपका केवल R ओम रह गया। दिस इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस ऑफ सर्किट। दिस इज द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस ऑफ अ सर्किट, करेक्ट। और फिर XL इज इक्वल टू XC है, तो फिर इससे हमने सीधे सीधे फाइंड कर लिया था, पूरी हम रिपीट नहीं करेंगे, कि एफ आर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1/2 अंडर रूट LC, ठीक है। हर्ट्ज डिपेंड करता है इंडक्टिव रिएक्टेंस पर, सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं है, L क्या है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और C क्या है? कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। इन दोनों पर डिपेंड करती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। लेकिन इससे पहले हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं, क्या? नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ RLC सर्किट कितनी थी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ RLC सर्किट भी एक्चुअली यही थी, 1/2 अंडर रूट LC हर्ट्ज। तो अब इससे क्या पता लगा कि RLC सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और RLC सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों एक जैसी है, दोनों एक जैसी हैं। अब इस एक जैसी का मतलब होता क्या है? इस एक जैसी का मीनिंग है क्या एक्चुअल में? ये मैंने एक सर्किट बनाया, इसमें प्योर रेजिस्टर लगाया, प्योर इंडक्टर लगाया एक, और एक बढ़िया ओरिजिनल कंपनी का कैपेसिटर लगा दिया, और एक सोर्स लगा दिया है। सोर्स मतलब कौन सा लगाया? सोर्स लगाया हमने जनरेटर, जो कॉइल घूम रही थी उस जनरेटर के दोनों सिरे यहाँ लगा दिए। सोर्स का मतलब एसी, सोर्स का सीधा मतलब क्या है? जनरेटर है, एसी जनरेटर जिसमें कॉइल घूम रही है, ठीक है। तो हम इस सोर्स का ईएमएफ कितना लिखेंगे? ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये ओमेगा कौन सा ओमेगा होता है? ये कौन सा ओमेगा है? ये एंगुलर, एंगुलर स्पीड है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एंगुलर स्पीड है। किसकी एंगुलर स्पीड है? किसकी एंगुलर स्पीड है? उस सर कॉइल कोयल की की। जनरेटर के अंदर घूम रही है। ई नॉट क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो क्रिएट कर सकता है कौन? जनरेटर। जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्रिएट कर सकता है वो है ये क्या? ई नॉट। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी होगी। अब जो जनरेटर मैंने लगा रखा है, जनरेटर में ये ऐसे याद करो, ये कॉइल थी पूरी, यहाँ स्लिप रिंग्स थे लगे हुए दो, और ये मैग्नेट के बीच में घूम रही थी। यहाँ इसे जनरेटर से घुमाया जाता है। जो एक्चुअल में आप जिसे जनरेटर बोलते हैं वो जनरेटर नहीं होता। जनरेटर के दो पार्ट होते हैं, एक जो गोल गोल बड़ा सा रखा होता है छोटा, वो होता है जनरेटर, और जो बड़ा सा ऊंचा सा रखा हुआ साइड में, वो केवल इंजन है। इंजन का काम है इसे घुमाना, बिजली बनाना नहीं। बिजली बनाना इसका काम है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इंजन की स्पीड कंट्रोल कर ली, बिल्कुल वैसे जैसे आरपीएम कंट्रोल हो जाते हैं आपकी गाड़ी के। तो मैं यहाँ से कंट्रोल कर रहा हूँ और इसके आरपीएम बढ़ा रहा हूँ, घटा रहा हूँ, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसकी घटा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। तो जब मैंने फ्रीक्वेंसी बिल्कुल जीरो रखी तो इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं करेगी, क्योंकि ये पूरा सर्किट इनफाइनाइट ओम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। रेजिस्टेंस वर्ड हालांकि मैं गलत बोल रहा हूँ, हम बोलेंगे इसे इम्पिडेंस। जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहा हूँ वैसे वैसे इसका, इस सर्किट का टोटल, इन तीनों कंपोनेंट का मिलकर के ओवरऑल ऑब्स्ट्रक्शन यानी इम्पिडेंस घटता चला जा रहा है।
जब इम्पीडेंस घटता चला जा रहा है तो फिर क्या होगा, इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट बढ़ती चली जाएगी। समझ रहे हो, बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि Z की वैल्यू घटती जा रही है। तो करंट इन द सर्किट, किसी भी सर्किट में करंट की वैल्यू, इंस्टेंटेनियस करंट कितना होगा, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ अपॉन Z टोटल ऑब्स्ट्रक्शन, नेट ईएमएफ अपॉन टोटल ऑब्स्ट्रक्शन। हम वर्ड यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन यूज करेंगे, हम रेजिस्टेंस वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय अ रेजिस्टर, obstruction offered by inductor is inductive reactance, obstruction offered by capacitor is capacitive reactance, and obstruction offered by any two or all the three is impedance. तो net current instantaneous EMF upon impedance. अब ये impedance घट रहा बढ़ रहा है, जैसे जैसे जब फ्रीक्वेंसी जीरो थी तो impedance इंफिनिटी था, फ्रीक्वेंसी में बढ़ाता जा रहा हूं तो impedance कैसे होगा, ध्यान से देखो, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी इन दोनों का डिफरेंस कम होता चला जाएगा। आप में से कोई है जो मेरी इस लैंग्वेज को, इस वर्ड को, इस सेंटेंस को समझ रहा है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी जीरो से बढ़ेगी वैसे वैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कम होता जाएगा। कौन इस बात को समझ पा रहा है, कौन इस बात को रियलाइज कर पा रहा है, समझ लीजिए। ज्यादातर आप में से ज्यादातर को ये बात समझ नहीं आ रही कि ये घट रहा है ये बढ़ रहा है, तो इससे इन पे इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू पे इससे क्या फर्क पड़ रहा है। अच्छा, ये बात तो मुझे लगता है सबको क्लियर है। क्या एक्सएल इक्वल टू पाई एफ एल, अगर फ्रीक्वेंसी जीरो है तो जब यहाँ टू पाई जीरो इंटू एल रखोगे तो एक्सएल की वैल्यू जीरो होगी। एक्सी इक्वल वन बाई टू पाई एफ सी, जब यहाँ जीरो रखोगे तो ये पूरा वन अपॉन जीरो होकर के इंफिनिटी हो जाएगा। इतनी तो बात क्लियर है ना आपको। फ्रीक्वेंसी जीरो होने पर एक्स सी तो इंफिनिटी है और एक्सएल जीरो पर है ना। फ्रीक्वेंसी जीरो से आपने 5 कर दी, 10 कर दी, तो जब पहले यहां जीरो रखा तो पूरे की वैल्यू जीरो आई थी, इस बार 10 रखो तो जीरो तो नहीं आएगा, कुछ और आएगा, जीरो से बड़ा आएगा। यहां जब आपने 10 रख दिया तो 1 अपॉन जीरो तो नहीं रहा, अब ये 1 अपॉन समथिंग फाइनाइट फिगर हो गई, तो अब ये पूरा का पूरा इन्फिनिटी तो नहीं रहा, इन्फिनिटी से कुछ घट गया, कम हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर यहां बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर आपने बढ़ा दिया तो पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू घटती चली जाएगी। अब देखो इसका इफेक्ट क्या है, न्यू काइंड ऑफ ड्रामा। ये मैं क्या बना रहा हूं बताओ, वो बना रहा हूं जिसने कल मेरा दिमाग खराब कर रखा था, अपने घर का जीना। हाँ, और ये हो गया जी ग्राउंड लेवल, है ना, और ये छत का लेवल। मैं इस छत के लेवल को कह रहा हूं ये इंफिनिटी लेवल है, और ये ग्राउंड लेवल कितना है, ये जीरो लेवल है। ठीक है जी। अब मावी जी यहां खड़े हुए हैं छत पर, ठीक है, पंडित जी यहां खड़े हुए हैं नीचे। इसने कहा भाई ऊपर क्या कर रहा, नीचे आ। क्या मैं नहीं आ रहा, तू आ जा ऊपर। आ रहा नहीं, आ रहा नीचे को, चलना नहीं है तुझे, स्कूल के लिए देर हो रही, मुझसे तो कह रहा था मेरे साथ बाइक पे ले जाइए, और चल अच्छा आ रहा हूँ, रुका अभी तो टाइम है, मैं आ रहा हूँ पहले ऊपर। अब क्या हुआ, मावी साहब यहां एक सीढ़ी, पंडित जी यहां चढ़े, मावी साहब यहां आ गए, पंडित जी यहां पहुंच गए। अब देखो जरा ध्यान से, इनिशियली दोनों के बीच कितना गैप था, 1 2 या और एक सीढ़ी, और इनमें से कोई चढ़ जाए या नीचे उतर जाए तो क्या होगा, फिर तो दोनों के दोनों यहां खड़े हुए, दोनों के बीच का गैप कितना हुआ, डिफरेंस कितना हो गया, यहां डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस जीरो हो गया। एक घट रहा है अपने ऊंचाई पे से, एक बढ़ रहा है ऊपर जा रहा है अपनी नीचाई पे से, तो दोनों के बीच का गैप कम होता चला गया। वही यहां ग्राफ में बना हुआ है, देखो वही यहां ग्राफ में बना हुआ है। ग्राफ में बिल्कुल सिंपल सी बात है, देखो
एक लाइन ऊपर जा रही है, हाँ बस इतनी बात जरूर है कि यहां ऊपर जाने का स्ट्रक्चर स्ट्रेट लाइन है और इसका नीचे उतरने का स्ट्रक्चर स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, नीचे तो उतर ही रहा है, ये ऊपर उठते चले जा रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ, और एक्सी कम होता जा रहा चले जा रहा है। तो देखो ना, यहां पहुंच के दोनों एक साथ हो गए, दोनों का डिफरेंस कितना रह गया, कितना डिफरेंस रह गया, 0। भाई इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर जो वैल्यू एक्सएल की होगी वही वैल्यू एक्सी की होगी, क्योंकि एक्सएल वाले ग्राफ पर भी आप यही पहुंचोगे और एक्सी वाले ग्राफ पर भी यहां पहुंचोगे। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से अलग कोई फ्रीक्वेंसी आप लेते हो, सपोज ये फ्रीक्वेंसी आप लेते हो, मैं इसको F2 लिख रहा हूं, तो F2 फ्रीक्वेंसी पर एक्सएल तो यहां है और एक्सी की वैल्यू कहां है, एक्सी की वैल्यू ए यहां है। देखो दोनों के बीच का कितना गैप है, ये रहा इतना बड़ा गैप। अगर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर जाते हो आप, मैं यहां जा रहा हूं, ये F3 फ्रीक्वेंसी पर जा रहा हूं, तो अब देखना जरा ध्यान से, एक्सेल क्या हुआ, एक्सेल यहां से ऊपर उठ गया, एक्सेल यहां पहुंच गया, और एक्सी कहां पहुंच गया, एक्सी जो पहले यहां ऊपर था एक्सी नीचे आ गया, दोनों के बीच का गैप और कम हो गया। फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एफआर पर पहुंचकर क्या हुआ, तो यहां पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एफआर पर पहुंच करके दोनों के दोनों इक्वल हो गए, एक बढ़ते बढ़ते और एक घटते घटते, दोनों एक दूसरे के नजदीक आते जा रहे हैं और एक दूसरे को बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल हो गए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर। जब यहां एक्सएल और एक्सी आपस में, दोनों आपस में बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल हो गए, तो इन दोनों का डिफरेंस 0, और ये वाला पूरा का पूरा ब्रैकेट तो 0 हो गया, और z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर, और स्क्वायर रूट से आर कैंसिल होकर क्या हुआ, z इज इक्वल टू क्या बना, z इज इक्वल टू सिंपल आर बन गया। क्लियर हो इतनी बात। तो ये z की वैल्यू पूरे के पूरे सर्किट में इंपिडेंस की मिनिमम वैल्यू कितनी, सर्किट के ओमिक रेजिस्टेंस के इक्वल, इससे कम इंपिडेंस नहीं हो सकता, फ्रीक्वेंसी चाहे कुछ भी कर लो, इससे कम इंपिडेंस नहीं हो सकता। और ये किस फ्रीक्वेंसी पर आकर होगा, ये फ्रीक्वेंसी पर आकर होगा जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी आपकी 1/2 अंडर रूट LC, जो कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ RLC सर्किट के इक्वल है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ RLC सर्किट के इक्वल है ये। ठीक है जी। अब यहां देखिए, जैसे जैसे इन दोनों के बीच का गैप कम हो रहा है वैसे वैसे इंपिडेंस का, देखो जब इसके बीच का सर्टेन गैप है तो यहां कुछ ना कुछ तो वैल्यू बचेगी, z की वैल्यू आपकी r से बड़ी बनेगी, क्योंकि आर स्क्वायर में समथिंग आपको जोड़ना पड़ेगा, फिर उसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। जब आपकी ये दोनों घटते जा रहे हैं तब z की वैल्यू क्या होती जा रही है, z की वैल्यू घटती जा रही है। फिर समझ लो ध्यान से कि जब ये इस पूरे ब्रैकेट का डिफरेंस, ये पूरा डिफरेंस घटता जा रहा है, तो इस पूरे डिफरेंस के घटने से इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, z पर, z घटता चला जा रहा है, और z घटते घटते कहां तक घट गया, r तक घट गया, करेक्ट। अब जब z घट रहा है, आपके लिए z घट रहा है, तो फिर i की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ i की वैल्यू लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब ध्यान से देखना, बल्कि एक काम करूं, मैं अगले पेज ले लूं क्योंकि एक ग्राफ हो गया खराब। 3 ग्राफ बना रहा हूं बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर, ध्यान देना, 3 ग्राफ बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे, और कभी अगर एग्जाम में आता है तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉ करने हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉ करने एक दूसरे के ऊपर नीचे। ये क्या है देखो जरा, यहां तो बनाई फ्रीक्वेंसी ये 0, और यहां आपने क्या बनाया है, एक्सएल और एक्सी। ब्लू पेन से मैं एक्सएल बना रहा हूं, ये एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और रेड पेन से बना रहा हूं एक्सी, लो फ्रीक्वेंसी, 0 फ्रीक्वेंसी पर इंफिनिटी, खराब बन गया डायग्राम। ये वाली जो मैंने प्रोपोर्शनलिटी बना दी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर बना दिया, ग्राफ गहरा हो जाता होते चले जाता है, तो फिर से मुझे बनाना ही पड़ेगा।
हालांकि इतनी बारीकी कोई चेक नहीं करता एग्जाम में बैठ करके, देखते ग्राफ बना रखा है बस ठीक है ओके बढ़िया खुश। एक्सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये एक्सी, इसकी गहराई कम होती है जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है तो गहराई कम होती है, और जब डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर चलता है तो गहराई काफी ज्यादा होती है। अब भी गलत बन रहा मुझसे ग्राफ, ये ग्राफ की शेप का मीनिंग होता है, हर ग्राफ की शेप का एक मीनिंग होता है। और ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कौन सी बनी थी, ये बनी एफ आर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान से देखना, बिल्कुल इसी के नीचे दूसरा ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, बिल्कुल इसी के नीचे, इसको भी लिख देते हैं यहां, क्या है ये, एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसके नीचे ग्राफ बना रहे हैं इंपीडेंस ग्राफ, इंपीडेंस ग्राफ, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, ये मैं फ्रीक्वेंसी और यह नेट इंपीडेंस, जब फ्रीक्वेंसी जीरो तो नेट इंपीडेंस कितना है, फ्रीक्वेंसी जीरो होने पर इंपीडेंस कितना है, इंफिनिटी है। तो फ्रीक्वेंसी जीरो होने पर मैं इंपीडेंस पर कहां पहुंचूंगा, इंपीडेंस एक्सिस पर, इंफिनिटी पर, ठीक है। और फिर क्या हुआ, फिर जैसे 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 आपके जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई वैसे वैसे इंपीडेंस घटता गया, और मिनिमम कहां तक पहुंचेगा, मिनिमम इंपीडेंस की वैल्यू पहुंचेगी आर पर। और कब पहुंचेगी, जब आपकी फ्रीक्वेंसी, सोर्स की फ्रीक्वेंसी, सर्किट की फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ आर के इक्वल होगी। तो बहुत ध्यान से देखना कैसे ग्राफ बनता है। ये z की वैल्यू डिक्रीज हो गई, 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 और ये मिनिमम कब, जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस के इक्वल है। और फिर इसके बाद जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाए तो z की वैल्यू फिर से क्या होती है, फिर से वापस इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो ये आपका ग्राफ बना किसके लिए, z के लिए, प्यालेनुमा ग्राफ। फ्रीक्वेंसी जीरो तो इंफिनिटी, फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते गए, फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते जा रहे हैं, इंपीडेंस घटता जा रहा, घटता जा रहा, घटते 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 कितना हो गया, मिनिमम हो गया आर के इक्वल। फिर फ्रीक्वेंसी आप और बढ़ा रहे हैं तो फिर से इंपीडेंस बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते वेरी लार्ज हो गया, इन्फिनिटी तो हम नहीं कहेंगे, वेरी लार्ज हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, देखो ध्यान से, जब z है तो z का इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, करंट पर पड़ रहा है। z का इफेक्ट किस पर पड़ता है, करंट पर पड़ता है। तो अब इस z के हिसाब से हम करंट का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, तीन ग्राफ बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे। जब z इंफिनिटी है तो सर्किट का करंट कितना होगा बताओ आप, जब z की वैल्यू इंफिनिटी है, z की वैल्यू बहुत लार्ज है, वेरी लार्ज है, तो फिर z करंट कितनी होगी, ऑलमोस्ट जीरो, है ना। और जब z आपका कम हो गया, जब z मिनिमम है तब करंट क्या होगी, जब करंट मैक्सिमम हो जाएगी। जब z मिनिमम है तो करंट कितनी बनेगी, करंट मैक्सिमम बनेगी, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, अब देखना, करंट जब z इंफिनिटी है तो करंट ऑलमोस्ट जीरो, जब z कम से कम हो, सबसे कम वैल्यू z की, तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, ये करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये करंट की वैल्यू मैक्सिमम पहुंचेगी E बाय R, क्योंकि Z की मिनिमम वैल्यू कितनी है, R है। तो अब ग्राफ क्या बनेगा आपका, जीरो से तो शुरू नहीं करेंगे हम, ये करंट की वैल्यू बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ फिर इसका बढ़ना कम हो गया, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर पहुंचकर करंट की वैल्यू मैक्सिमम, और उसके बाद फिर से करंट क्या, Z बढ़ने लगा तो करंट की वैल्यू क्या होने लगी, करंट की वैल्यू डिक्रीज होने लगी, ठीक है। थोड़ा सा मुझसे अब भी गलत बन गया है, ये बिल्कुल इसके नीचे आना चाहिए था, यहाँ करंट की वैल्यू यहाँ क्या हुई, करंट की वैल्यू ये डिक्रीज होनी शुरू हो गई। तो ये तीन ग्राफ हो गए, तीन ग्राफ अगर आपको माइंड में रहे ये तो बहुत आसान है इसके सारे के सारे रेजोनेंस के क्वेश्चन करने। रेजोनेंस पर न्यूमेरिकल हर दूसरे तीसरे साल आ जाता है,
रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस का पूरा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी न्यूमेरिकल्स रेजोनेंस पर ही आए हुए हैं। आरएलसी सर्किट पर मैक्सिमम और मैक्सिमम में भी सबसे ज्यादा रेजोनेंस के क्वेश्चन न्यूमेरिकल आए हुए एग्जाम में। क्लियर है इतनी बात ये? ये जो रेजोनेंस हमने पढ़ा ये सारा रेजोनेंस था, ये रेजोनेंस था सीरीज रेजोनेंस, क्योंकि हमने तीनों कंपोनेंट्स को लगाए थे किसमें, सीरीज में लगाया था। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, न्यूमेरिकल में काम आएगी बात ये, रेजोनेंस पर होता क्या है, रेजोनेंस पर एक्चुअली क्या हो रहा है, सबसे पहला जो काम हो रहा है रेजोनेंस पर, वो आपके हो रहा है क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स बिकम इक्वल टू वॉट एवर इट इज, जो भी हो वो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स जो है वो आपके नेचुरल फ्रीक्वेंसी की इक्वल होगी। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होने का मतलब क्या होता है, मतलब यह है कि जिस जनरेटर को आप घुमा रहे हो, जिस जनरेटर से आप ये एसी ले रहे हो, उसके ये घुमाने की जो स्पीड है एंगुलर स्पीड, ये एंगुलर स्पीड उतनी ही हो गई जितनी आपने 1/2π√LC यानी f से फाइंड करी थी। यहां से यहां मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं, देखो ध्यान से, इसको अगर मैं 2π को उधर मल्टीप्लाई कर लूं तो 2πf इज इक्वल टू 1/√LC और ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। इस ओमेगा के बराबर हो गई किस, कौन सी ओमेगा, जनरेटर में कॉइल घूमने की ओमेगा, इस ओमेगा के बराबर हो गई। ये इस ओमेगा का जनरेटर से कोई ताल्लुक नहीं है, इस वाले ओमेगा का जनरेटर के घूमने चलने फिरने रोने सोने हंसने गाने किसी से कोई मतलब नहीं है, ये है सर्किट से मतलब। सर्किट में सेल्फ इंडक्शन क्या है, सर्किट का कैपेसिटेंस क्या है। लेकिन जब इस वाले ओमेगा के बराबर हो गई आपके जनरेटर के अंदर घूमने वाले कॉइल का ओमेगा, तब आप कहोगे, तब आप कहोगे क्या, कि तब उस कंडीशन में आपके जो सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसी के इक्वल हो गई किसकी फ्रीक्वेंसी, सोर्स की फ्रीक्वेंसी। सोर्स की फ्रीक्वेंसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी, जबकि सोर्स की फ्रीक्वेंसी को सर्किट की फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है। अगर मैंने ये 3-4 चीजें यहां लगा दी सर्किट में और पता चल रहा है ये इस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी इस वाले फॉर्मूले से ओमेगा आ रही 50 रेडियन पर सेकंड, 50 रेडियन पर सेकंड, और आपने जनरेटर कनेक्शन यहां जोड़ दिए, तो जनरेटर को क्या पता 50 पर सेकंड क्या होता है, वो तो आप जिस स्पीड से आप इसे घुमा रहे हो उसे घूमेगा, वो 50 रेडियन पर सेकंड भी हो सकता है, वो 2 रेडियन पर सेकंड भी हो सकता है, 100 रेडियन पर सेकंड भी हो सकता है। लेकिन जब आपके इसके घुमाने की स्पीड 50 रेडियन पर सेकंड हो गई विच इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट, तब ये तीनों काम हो जाएंगे, Z XL XC दोनों बराबर हो जाएंगे, Z मिनिमम हो जाएगा और I की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो रेजोनेंस पर क्या होता है, एट रेजोनेंस क्या क्या 3 कंडीशन होती हैं एट रेजोनेंस। सबसे पहले क्या होता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ये हो जाता है F नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट, ये मेन कंडीशन है। अगर ये हुई तभी रेजोनेंस कहा जाएगा, अगर ये कंडीशन फुलफिल हुई तभी रेजोनेंस कहा जाएगा। रेजोनेंस का मतलब ही है कि जब सोर्स की फ्रीक्वेंसी आपके सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए, कहोगे हाँ बढ़िया वाला रेजोनेंस आ गया, अब बढ़िया वाला रेजोनेंस आ गया अब। ठीक है, काश मैं किसी दिन आपको दिखा पाऊं, क्योंकि ये रेजोनेंस का सारा मेरे पास है जुगाड़, उसकी फ्रीक्वेंसी बदलने का भी और रेजोनेंस होने का भी, लेकिन वो जुगाड़ यहां तक उठा के लाना भारी भरकम है, 13-14 किलो की चीज है। हाँ जी, दूसरी बात क्या होती है, जब ये दो कंडीशन आ गई, ये जो कंडीशन है आपकी, ये कंडीशन है मस्ट होना चाहिए ये। जब इसके बाद जब ये कंडीशन आ गई तो इसका कंसीक्वेंस, दिस इज द कॉज। अब इसके कंसीक्वेंस से क्या होगा, इसके दोनों इक्वल होने, सबसे पहली बात होगी XL इज इक्वल टू XC हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि XL माइनस XC इज इक्वल टू 0। मूर्ख बनाने वाली बात है, जब XL इज इक्वल टू XC हो जाएगा तो फिर क्यों बोल रहे हैं इस बात को भाई, ये कोई बच्चों की सी बात है, XL माइनस XC इक्वल 0 होना है कोई बात है,
दो एक ही तो बात है दोनों, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, z इज इक्वल टू आर हो जाएगा विच इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, और साथ में क्या होगा, साथ में आपका I इज इक्वल टू हो जाएगा E बाय आर, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ये सारी सर्किट होंगी। अब न्यूमेरिकल जब आपके सामने आता है तो आपको न्यूमेरिकल में सीधे सीधे नहीं कहा जाता रे बेटा रेजोनेंस हो गया बताओ कितनी फ्रीक्वेंसी, नहीं कहा जाएगा आपको। आपको क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि रेजोनेंस हुआ है या नहीं हुआ, क्वेश्चन की लैंग्वेज से पहचानना पड़ेगा। कैसे पहचानोगे, आपको लिखा जाएगा क्वेश्चन में आपने ये करा ये करा ये करा और 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 60 हर्ट्ज पर आकर के इम्पिडेंस ओमिक रेजिस्टेंस के बराबर हो गया। आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि रेजोनेंस हो गया, आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपने सर्किट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई ये करा वो करा और 60 हर्ट्ज पर आकर इम्पिडेंस ओमिक रेजिस्टेंस के इक्वल हो गया, तो बताओ ये क्या होगा वो क्या होगा ऐसा क्या होगा वैसा क्या होगा। मतलब आपके क्या हुआ, जब सर्किट आपको क्वेश्चन में कहा गया कि जेड आर के इक्वल हो गया, तब आप एकदम समझ लो भाई वाह क्या है ये तो रेजोनेंस है। आपसे सर्किट में कहा जाए कि आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो ये कर रहे हो कर रहे हो, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर आकर करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, बताओ वो फ्रीक्वेंसी क्या है, एल और सी आर की वैल्यू आपको दे दी, आपने कहा पर्टिकुलर वैल्यू पर आकर के करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, तो मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी जा रही है, आपसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है। सीधा रेजोनेंस वर्ड नहीं लिखा जाता कभी भी, सीधा रेजोनेंस वर्ड कभी भी लेगा ही नहीं आपको लिखा हुआ, घुमा फिरा के कहेंगे, आपको कहेंगे एक्सएल इज इक्वल टू एक्स हो गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल हो गया, बताओ इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ये भी पूछ लेते हैं, बताओ इस कंडीशन को क्या कहते हैं, आपने सीधे लिखना इट इज कॉल्ड रेजोनेंस ऑफ आरएलसी सर्किट। अब बताओ इस पे फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, एलसी वगैरह की वैल्यू रखो